हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th बायोलॉजी के मिशन 95 प्लस में जो चल रहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके सिलसिले में मैं बाकी 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं आज। और इसके बाद के जो भी वीडियो रहेंगे उनमें एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर कवर किया जाएगा। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपके हूबहू एक क्वेश्चन आपका बनता है और ये 100% क्वेश्चन आपका बनता है। और कह सकते हैं कि बीते 4, 5, 6 साल के अगर मैं पेपर को उठा के देखूं तो हर पेपर्स में ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपका हर बार पूछा जाता है। और ये लेंथ वाइज क्वेश्चन है, जैसे इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं, जो कि है ये। और इससे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप फटाफट अपनी ईयरफोन उठाइए और लगाइए ईयरफोन, थोड़ी देर के लिए दुनिया भूल जाइए और आइए क्लास का एंजॉय लीजिए, मस्त हो जाइए इस क्लास में और करिए अपने पक्के नंबर बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं क्लास में। आज के टॉपिक के साथ जबरदस्त तरीके से शुरुआत करेंगे, मजा आएगा पढ़ के। चलिए क्लास लेते हैं मेरे लाडलो। चलिए मेरे लाडलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक टॉपिक हम आपके लेके लाए हैं और इस टॉपिक का नाम है क्या? उत्परिवर्तन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया से सुनिए, मजा आएगा पढ़ के। नोट्स में आपके लिए हैंडमेड लाया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोट में छाप लेना और ऐसा एज इट इज आप बोर्ड के एग्जाम में छाप के चले आना। चलिए क्या है इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन इंग्लिश में दिया है मैंने इसको लिख के। उत का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे अगर मैं बात करूं इनको 2 शब्दों में, तो उत का मतलब होता है क्या? अचानक, अचानक। और परिवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो कह रहे क्या कि किसी कोशिका में अचानक से क्या हो जाए, अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, कोई बदलाव हो जाए कोशिका के। किस में? अब ये बात हम करने वाले इस टॉपिक के अंदर, है ना। किस चीज में बदलाव आएगा जिसे हम उत्परिवर्तन कहेंगे? तो सुनते हैं जरा। कह रहे कि ये जो उत्परिवर्तन शब्द है, इस उत्परिवर्तन शब्द की खोज किसने करी थी? नाम इनका क्या था? ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने सन 1901 में इसकी खोज करी थी। और खोज जब करी थी बेटा, तो इसको सबसे पहले कौन से पादप पे देखा गया था? उस पादप का क्या नाम था? नाम था क्या इसका? ओइनोथेरा लैमार्कियाना। एक पादप है जिसको इवनिंग प्रिमरोज नाम से भी जानते हैं। इस पादप पे सर्वप्रथम किन्होंने, ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में ये उत्परिवर्तन देखा था। क्या होता है उत्परिवर्तन? यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, कह रहे उत्परिवर्तन वह क्रिया जिसमें डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हो जाता है। अचानक से डीएनए के अनुक्रम में क्या होता है? बदलाव हो जाता है, जो जीव के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में परिवर्तन कर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। समझने की कोशिश करते हैं मेरे लाडलो। जैसे होता क्या है कि कोई एक डीएनए है, ये एक डीएनए है बेटा, और ये रहा आपका डीएनए। इस प्रकार से इन डीएनए में जो संरचना मैं बना रहा हूं, इनको जीन कहा जाता है। अगर मैं इसको स्ट्रेट करता हूं, खींच देता हूं, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ऐसा। अब ये जो डीएनए है जो इस प्रकार से दिखता है, वास्तव में इसकी एक जो रज्जु होती है वो फॉस्फेट शर्करा, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन क्षार, और कुछ इस प्रकार से होती है यहां पर, और थाइमिन। इस प्रकार से होती है। क्षार अनुक्रम की बात करता हूं बेटा। ये जो क्षार अनुक्रम है, इसको एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये जो होते हैं नाइट्रोजन क्षार है, ये हमारी पेंटोज शर्करा है, और ये हमारा क्या? फॉस्फेट समूह है। कह रही एक फॉस्फेट समूह, एक पेंटोज शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस एक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए में क्या होता है? कह रहे सर एक पेंटोज शर्करा, एक फॉस्फेट समूह, ऑर्थोफॉस्फेट समूह, और एक हमारा क्या? नाइट्रोजन क्षार। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होते हैं इस डीएनए के अंदर, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इन्होंने ये बोला कि डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं, उन अनुक्रम में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। क्या आ जाए बेटा? परिवर्तन। जैसे मान लो कोई डीएनए है,
इस प्रकार से। और इस डीएनए में यहां पर मैं नाइट्रोजन क्षार दर्शाने की कोशिश कर रहा, जैसे ए है GCT CGATG, इधर पे मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। इनके सामने ए के सामने थाइमिन होता, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, GAGCTA और वापस से C। ये क्षार के अनुक्रम है एक डीएनए की, ये दो रज्जु है, 3' 5' हो गया, ये भी हमारा क्या है 5' और 3', ये सिरे हैं दोनों डीएनए के रज्जु के, और ये आपस में जुड़े हैं, यहाँ डबल बॉन्ड से, यहाँ डबल बॉन्ड से एक जगह, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड से, सारे के सारे क्या है जुड़े हैं। कह रही है क्षार जो अनुक्रम है, इस अनुक्रम में यदि क्या आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, अचानक से क्या आ जाए बेटा, परिवर्तन आ जाए। मान लेते हैं कि ये वाला जो क्षार अनुक्रम है वो चेंज हो गया, यहां पर जहां पहले ग्वानिन था, साइटोसिन था, अब मान लो इस जगह पर क्या आ गया, थाइमिन आ गया। क्या आ गया बेटा, थाइमिन आ गया। ये मैंने चेंज किया, ये आ गया थाइमिन, तो थाइमिन के सामने ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा क्या, एडेनोसिन। ये चेंजमेंट आया। अब इस चेंजमेंट के कारण क्या हुआ है, ये जो परिवर्तन हुआ वो अचानक से हो गया। किसी कोशिका के जो अनुक्रम होते हैं, जो डीएनए है, उस डीएनए के जो क्षार अनुक्रम है, उस क्षार अनुक्रम में, ये क्षार अनुक्रम लिखे सारे के सारे, 4 प्रकार के क्षार होते हैं हमारे, क्या, एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये क्षार अनुक्रम है। यदि इनमें क्या हो जाए, कोई बदलाव आ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है बेटा, कह रहे कि उस जीव के जीनोटाइप, उस जीव की किसमें, जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप, जीन प्ररूप, ये क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्या होते हैं, जीन प्ररूप चेंज हो जाते हैं। और अगर जीन प्ररूप चेंज हो जाएंगे तो कोशिका में, सामान्य कोशिका की अपेक्षा कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, बदलाव आ जाएंगे। पहले तो जीन प्ररूप, दूसरे क्या होते हैं, जिनको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप, जिनको हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्ररूप। क्या बोलते हैं बेटा, लक्षण प्ररूप। करे तो एक ऐसा डीएनए जिसके क्षार अनुक्रम में अचानक से क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया, और उस परिवर्तन के कारण उस कोशिका के जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। और चेंज हो जाने की इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। और ये उत्परिवर्तन अचानक से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले किसने देखा था, ह्यूगो डी ब्रेज का नाम था। कब देखा था, 1901 में। किस पादप पे देखा था, तो उसका नाम क्या था, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ये वाला पादप था ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इसको इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं। 1901 में सबसे पहले देखा था। किसने देखा था, ह्यूगो डी ब्रीज ने। और इन्होंने क्या परिभाषा दी, वो परिभाषा समझने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा, उत्परिवर्तन वह क्रिया जिससे डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हो जाता है। अभी दिखाया बेटा, ये जो मैंने बताया ये क्या है, ये डीएनए का जो पूरा अनुक्रम है, और इस अनुक्रम में कहीं ना कहीं क्या हो गया है, बदलाव हो गया। इस बदलाव के कारण जो जीव के जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप एवं लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो कह रही है, यहां पर क्या है, कह रहे सर उत्परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। और ये सीधी सीधी मैं लेके आया हूं आपके लिए पीडीएफ। कह रहे क्या कारण ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण उत्परिवर्तन हो जाते हैं, या अचानक से कोशिका में चेंजमेंट आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो उनके लिए मैंने क्या दिया है, देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कारण दिए, पहला हमने लिखा भौतिक कारण, फिजिकल म्यूटेशन क्या होते हैं, या फिजिकल वाले क्या होते हैं, भौतिक उत्परिवर्तन क्या होते हैं। क्या लिखा, कुछ बाहरी कारक डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि एक पहला लिखा है क्या, अल्ट्रावायलेट रेस, ये परावैगनिकरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण जिसको बोलते हैं, जो क्या लिखा है, सूर्य की रोशनी या अन्य स्रोतों से आने वाली यूवी किरणें डीएनए की संरचना को क्या करती हैं, बदल सकती हैं। तो कह रहे उत्परिवर्तन होने का पहला भौतिक कारण क्या होगा, कह रहे सर वो होगा क्या, अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी ऐसी किरणें जिन्हें परावैगनिक किरणें करते हैं। और ये परावैगनिक किरणें जो होती हैं वो डीएनए के अनुक्रम में चेंजमेंट करने का काम भी करती हैं। ठीक है, अगला हमने एक और लिखा जिसका नाम क्या, एक्सरे। क्या नाम है, एक्सरे किरणें है। क्या लिखा, उच्च ऊर्जा वाली ये किरणें डीएनए की श्रृंखला को क्या करती हैं, तोड़ सकती हैं।
मेरे लाडलो एक सिंपल सी कहानी में छोटी सी 1 मिनट में आपको सुनाता हूं कि जैसे मान लेते हैं कोई एक बच्चा है और उस बच्चे को मान लो चोट लगी है, गिर गया, वो चोट लग गई, उसके मान लो हाथ की जो एक हड्डी है वो क्या हो गई है, टूट गई है। अब इसके चक्कर में वो क्या होता है कि वो जाता है कहां पर, अपने चिकित्सालय जाता है जहां पर उसको इलाज कराना है इसके लिए। तो कह रहे जब डॉक्टर क्या करता है उस हड्डी का चेकअप करने के लिए एक्सरा करने जाता है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अचानक से उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है उस मशीन में जिससे वो एक्सरा कराने गया था। तो जिसके चक्कर में क्या हो जाता है कि मान लेते हैं कि ऐसा मानते हैं क्योंकि ये अचानक से उत्पन्न होते हैं। तो कह रहे ऐसे कारण क्या है कि कह रहे सर अगर अचानक से क्या होता है कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो एक्सरे वाली मशीन है उसमें कोई फॉल्ट आता है जिसके कारण वो जो एक्सरे किरणें हैं वो उस बोन्स पे ना पड़कर, उस हड्डी पे ना पड़कर शरीर के किसी अन्य भाग पर पड़ते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर वो किरणें आंखों में पड़ती हैं, किस पे पड़ती है बेटा, आंखों में, तो इससे क्या हो सकता है कि जो आंखों का रंग है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो भैया एक्सरे किरणें भी फैक्टर है, गामा किरणें भी क्या एक फैक्टर है, एक कारक है किसका, उत्परिवर्तन लाने का। क्यों, कैसे, मैंने बोला ना कि एक्सरे किरणें हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आए जिसके कारण क्या हो जाए, जो एक्सरे किरणें जिस स्थान पे डालनी चाहिए थी या जिस स्थान पे पड़नी चाहिए थी वो वहां ना पड़कर शरीर के किसी अन्य भाग में पड़ गई हैं, जिसके कारण मान लो नेत्र पे पड़ी तो नेत्र का रंग जो जैसा था वो अब चेंज हो गया है, बदल गया है। तो ये जो उत्परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन। लेकिन कौन सा, किसके कारण आया बेटा, कह रहे सर एक्सरे के कारण। अचानक से परिवर्तन हुआ, जैसी कोशिका थी अब वो वैसी नहीं है, एक्सरे की किरणों के कारण क्या हो गया है, जो आंखों का रंग पहले था वो अब क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन। इसका कारण क्या हो गया, एक्सरे किरणें। और ये भी हमारे किसके अंतर्गत आती है, भौतिक उत्परिवर्तन, जिनके कारण ही अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट क्या दर्शाया गया है, दूसरा। ये तो हमारा पहला भौतिक में हमने क्या क्या पढ़ा, दो चीजें, एक तो सर यूवी रे अल्ट्रावायलेट किरणें, दूसरी कौन सी, एक्सरे या फिर गामा किरणें। ये दोनों की दोनों हमारी भौतिक कारण होंगे। अगला पॉइंट जो हमने लिखा उसमें क्या लिखा, रासायनिक उत्परिवर्तन। अब ऐसे भी कारण होते हैं जो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक उत्परिवर्तन, जिनसे क्या होता है केमिकल तरीके से भी इफेक्ट करते हैं। लिखा क्या है, वातावरण में मौजूद कई रासायनिक डीएनए के साथ प्रतिक्रिया करके उसमें बदलाव लाते हैं। बहुत सारे ऐसे वातावरण में उपस्थित रसायन होते हैं जो डीएनए के साथ क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं और उससे क्या होता है, उसके डीएनए में चेंजमेंट लाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिखा, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई है। ये डाई जो होती है वो भी क्या करती है, अभिक्रिया करके डीएनए में परिवर्तन ला सकती है। आगे क्या लिखा, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का भी सेम कारक है बेटा, जो क्या करता है, डीएनए के साथ क्रिया करके उसकी संरचना, उसके जो प्रतिक्रिया करके उसके साथ क्या कर सकता है, बदलाव ला सकता है। तो हमने क्या लिखा, रासायनिक उत्परिवर्तन जन भी ऐसे कारक हैं, रासायनिक उत्परिवर्तन जन ऐसे कारक हैं जो क्या कर सकते हैं, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव ला सकते हैं। जिसमें मैंने दो एग्जांपल यहां लिखा, ETBR इथिडियम ब्रोमाइड और फिर या फिर मस्टर्ड गैस। तो ये हमारा कौन सा कारक है, रासायनिक। इसके बाद की बात मैं कर रहा कुछ विषाणु संक्रमक भी है। करे लिखा क्या, विषाणु संक्रमक वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं इनके लिए कुछ वायरल कोशिका के अंदर अपना आनुवंशिक पदार्थ डालकर उसे उसके डीएनए को क्या करते हैं, अनुक्रम को प्रभावित कर देते हैं। अब क्या हुआ बेटा, कह रहे कि सर पहले भौतिक तो समझ में आ गया कि अल्ट्रावायलेट जो परावैंगनिक किरणें वो चेंजमेंट कर सकती हैं। अगला एक्सरे किरणें, गामा किरणें ये भी चेंजमेंट कर सकती हैं। अगला क्या है, रासायनिक उत्परिवर्तन जन में मैं ये समझ रहा कि क्या होता है, कह रहे इथिडियम ब्रोमाइड है, मस्टर्ड गैस है, ये क्या करती हैं, कह रहे सर ये डीएनए के साथ अनुक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, बदलाव कर देंगे। अगला हमने क्या लिखा, विषाणु। अगर कोई विषाणु आकर किसी कोशिका पे अटैक करता है और उसके कारण क्या होता है, उसके डीएनए के अनुक्रम में बदलाव आता है, तो उससे भी उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। या फिर और भी कारण लिखा, एक लिखा क्या है, पर्यावरणीय कारक। ऐसे भी हैं जो इन्वायरमेंटल कारक भी फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारक। क्या लिखा, प्रदूषण और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से आनुवंशिक उत्परिवर्तन प्रेरित हो सकते हैं। मतलब ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जो क्या होते हैं, आनुवंशिक भी हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित भी हो जाते हैं। तो ये जो है ना वो आपके क्या है, उत्परिवर्तन के कारक हैं। कारक कि क्यों होता है उत्परिवर्तन, क्या कारण है उसका। तो पहला भौतिक कारक जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रे। दूसरा रासायनिक कारक जिसमें हमने क्या पढ़ा है, इथिडियम ब्रोमाइड और मस्टर्ड गैस। इनके कारण क्या होता है, प्रतिक्रिया करके डीएनए के अनुक्रम में चेंजमेंट आ जाता है।
अगला विषाणु का संक्रमण हो सकता है, और विषाणु के संक्रमण के कारण क्या होता है, कोशिका के अंदर जो उपस्थित होता है डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, उसमें भी क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा के बताया बेटा, हमने लिखाया कि पर्यावरणीय कारक जो होता है ना, उसमें प्रदूषण या फिर अन्य हानिकारक जो आपके रसायन होते हैं, ये भी क्या करते हैं, उत्परिवर्तित कर देते हैं, और इसके कारण भी क्या होता है, उत्परिवर्तन आनुवंशिक हो जाता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये है आपके कारक, आप फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैं इसको इरेज कर दे रहा, ताकि आपको आराम से स्पष्टता से आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, यहां याद रखना मैंने इथिडियम ब्रोमाइड लिखा था और मस्टर्ड गैस लिखा था, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड और मस्टर्ड गैस। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते आगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सर उत्परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं। मैंने यहां पर आपको जो उत्परिवर्तन है उसके प्रकार पढ़ाने के लिए दो लाए हैं। पहला हमारा क्या है, जीन उत्परिवर्तन, और दूसरा हमारा क्या है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। देखो, जीन अलग है और गुणसूत्रीय अलग है। गुणसूत्र पर ही उपस्थित क्या होते हैं, जीन। तो अब सुनने की कोशिश करो, जरा समझते हैं। कह रहे जीन उत्परिवर्तन का मतलब, कह रहे ये भी दो प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा हमारा क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। और इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। तो जीन उत्परिवर्तन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक और उत्परिवर्तन इसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी दो प्रकार के, गुणसूत्रीय संख्यात्मक, या तो गुणसूत्र के संख्या में चेंजमेंट आ जाएगा, है ना, तो उसके कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएंगे। कैसे आएंगे, और कुछ गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाएगा, उसके कारण भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, कोशिका के अंदर उत्परिवर्तन आ जाएंगे। तो ये किस प्रकार से आते हैं, तो गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होते हैं, या मैं कह रहा हूं केवल के जो उत्परिवर्तन होते हैं उनके प्रकार अगर मैं पढ़ने जाता हूं बेटा, तो ये कितने प्रकार के मिलते हैं, दो प्रकार के। पहला हमारा क्या है, जीन उत्परिवर्तन, और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा क्या है हमारा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, बिंदु उत्परिवर्तन और फ्रेम शिफ्ट। अब बिंदु कितने हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसफर, अभी सब समझ में आ जाएगा, एक सेकंड का टाइम दे दो बेटा। फिर अगला पॉइंट में मैंने क्या बोला, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार के। कौन कौन से, या तो संख्या में चेंजमेंट आ जाए या फिर संरचना में चेंजमेंट। तो गुणसूत्रीय संख्यात्मक उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन, ये सारा हमने आपको लिख के दिया है। चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब देखो जरा क्या लिखा, सबसे पहले जीन उत्परिवर्तन। कह रहे जब किसी जीन क्रियात्मक डीएनए खंड के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में अचानक परिवर्तन हो जाता है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन। मेरे लाडलों, जो मैंने आपको यहां समझाया था, ये जो परिवर्तन आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसमें क्या हुआ है कि अचानक से किसी क्षार अनुक्रम में, किसी अनुक्रम में अचानक से क्या आ गया है, बदलाव उत्पन्न हो गया है ना। और जो बदलाव उत्पन्न हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। ये हमारा क्या है, जीन है। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड बना बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक और न्यूक्लियोटाइड दूसरी श्रृंखला का इधर होगा, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक जीन। और करें इस जीन के जो अनुक्रम है, उन अनुक्रम में अगर क्या आ जाता है, बदलाव आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन। देखो यहां लिखा है क्या, जब किसी जीन बोले तो क्या, क्रियात्मक डीएनए खंड, यानी एक ऐसा डीएनए जिसका कोई कार्यात्मक खंड है, उस खंड में क्या आ जाए कि किसमें, न्यूक्लियोटाइड, अभी बताया मैंने न्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फेट, एक पेंटोज शर्करा और एक हमारा नाइट्रोजन क्षार, ये मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। कह रहे उस न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में क्या आ जाए, कह रहे सब अचानक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है, ऐसा हमने बोला। ठीक है, अब इस आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, कह रहे सर दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या, बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा क्या है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब सुनना जरा, जो हमने अभी देखा वो हमारा था बिंदु उत्परिवर्तन। कैसे, देखो जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए या जीन के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन, एकल क्षार युग्म में परिवर्तन, मतलब एक जोड़े क्षार युग्म में क्या आ जाए परिवर्तन, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, एडेनोसिन और एडेनिन, और उसके बाद एडेनिन के सामने क्या होता है, थायमिन होता है। फिर इधर पे हमने क्या बनाया बेटा, इधर हमारा होता है पेंटोज शर्करा, ये हमारा क्या, फॉस्फेट समूह। अब अगर
एक और मैं बना दूं पेंटोस शर्करा, एस फॉस्फेट हो गया, और यहां हो गया ग्वानिन, और यहां पर हो गया हमारा क्या, साइटोसिन, और ये एस हो गया, ये पी है, ये एस है। इस प्रकार से जो चलते हैं हमारे डीएनए। अब इसके एक अनुक्रम की बात करें, देखना क्या लिखा, क्या रखा, डीएनए या जीन के एक क्षार युग्म में, बेटा ये देखो एक क्षार युग्म है कि नहीं है, एक नाइट्रोजन क्षारीय एक नाइट्रोजन क्षारीय, तो एक क्षार युग्म है। अब इस क्षार युग्म में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। कैसे परिवर्तन आ जाए, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। मान लेते हैं इधर पे और इधर पे, यहां पर मान लो टी आ गया, तो इधर क्या आ गया, ए आ गया, चेंजमेंट हुआ, बदलाव हुआ। हालांकि पहले एडेनोसिन इधर था, उधर हमारा क्या था इधर एडेनिन था, उधर हमारा क्या था, थायमिन। वापस से चेंजमेंट, थायमिन इधर आ गया, उधर हमारा क्या हो गया, एडेनिन। तो ये भी तो परिवर्तन है, और इस वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बिंदु उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। तो लिखा है डीएनए या जीन के एकल क्षार अनुक्रम में क्या आ जाए, एकल क्षार युग्म में परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। परिभाषा में देखो क्या लिखा, जीन या न्यूक्लियोटाइड्स, जीन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बारे में बताता है। जीन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के एकल क्षार सिंगल बेस युग्म में क्या आ जाए, युग्म में क्या आ जाए बेटा, परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जब एक युग्म में परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। चलिए हम बात करेंगे किसकी, शिफ्ट फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में क्या लिखा बेटा, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण क्या है बिंदु उत्परिवर्तन क्यों होता है, तो क्या लिखा है, नाइट्रोजन क्षारकों का प्यूरिन व पिरिमिडीन के आपस में या एक दूसरे से प्रतिस्थापन के कारण क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है। देखो अब यहां पर जो मैंने दर्शाने की कोशिश की है वो हमारा क्या है देखो जरा, देखना बेटा, एक एडेनिन है और एक ग्वानिन है, ये होता है, इसको बोलते हैं प्यूरिन, और इसको भी क्या बोलते हैं, प्यूरिन। एक थाइमिन है और एक साइटोसिन है, इसको बोलते हैं पिरिमिडीन, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं पिरिमिडीन कहते हैं ना। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता, कह रहे कि एडेनोसिन यानी प्यूरिन, प्यूरिन के साथ बदल जाए, यानी इसको इधर ले आओ, जी इधर आ गया, और अब इधर हमारा क्या पहुंच गया, ए, है ना, चेंजमेंट हो गया, प्यूरिन प्यूरिन के साथ चेंज हो जाए, या फिर थाइमीन यानी पिरिमिडीन किसके साथ, पिरिमिडीन यानी थाइमीन जो है वो साइटोसिन पे था, अब साइटोसिन किसके साथ हो गया, थाइमीन के साथ, यहां भी चेंजमेंट आ गया। तो प्यूरिन प्यूरिन के साथ या पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ, अथवा एक और कारक क्या, प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ और पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ चेंज हो जाए। वापस से प्यूरिन लिखते हैं, एडेनोसिन एडेनिन, ये चेंज हो गया साइटोसिन में, क्योंकि हमारा क्या है, पिरिमिडीन है। वापस से एक पिरिमिडीन लिख लेते हैं जिसको हम लिखते हैं थाइमीन, और ये चेंज हो गया किस में, ग्वानिन में मान लेते हैं, किसमें चेंज में हो गया, ग्वानिन में। यहां पर दो चीजें देख रहे हैं आप बेटा, क्या कि सर जो प्यूरिन है वो प्यूरिन में चेंज हो रहा, पिरिमिडीन जो है वो पिरिमिडीन में चेंज हो रहा, प्यूरिन प्यूरिन में, पिरिमिडीन पिरिमिडीन, और यहां पर क्या हो रहा, प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन में चेंज हो रहा, और यहां पर भी प्यूरिन जो पिरिमिडीन है वो किस में हो रहा है, प्यूरिन में चेंज हो रहा है। अभी पिरिमिडीन प्यूरिन क्या है, यहां देखो समझते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, प्यूरिन का प्यूरिन में अथवा पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में बदलना या बदलाव क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाते हैं। देखो बेटा ये हमारा क्या है, कहना सर ये हमारा है क्या, प्यूरिन है, और ये भी हमारा क्या है, प्यूरिन, ये हमारा क्या, पिरिमिडीन, ये भी हमारा क्या है, पिरिमिडीन। प्यूरिन का प्यूरिन में बदलाव, प्यूरिन का प्यूरिन में बदलाव, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में बदलाव, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में बदलाव। मतलब प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ, और सॉरी प्यूरिन प्यूरिन के साथ, पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ अगर बदलती है तो भैया इसमें देखो एक ही तो युग्म बदलना है, एकल क्षार युग्म में ही क्या हो रहा बेटा, परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन। लेकिन इस बिंदु उत्परिवर्तन की घटना जब प्यूरिन प्यूरिन के साथ चेंज होता है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ चेंज होता है, तो इस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन, याद रखना। अब अगला पॉइंट क्या है, कह रहे सर प्यूरिन जो है ना, अब की बात वो किसके साथ चेंज हो गया? पिरिमिडीन के साथ। या पिरिमिडीन जो है वो किसके साथ हो गया? प्यूरिन के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन कहलाता है। तो बिंदु उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला हमारा होता है कौन सा? ट्रांजिशन। दूसरा हमारा क्या होता है? ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन में दोनों में क्या फर्क है, पूरा यहां पर हमने आपको दर्शाने की कोशिश की है। यहां देखो बेटा, ये देखो, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन, ये किस में चेंज हुआ है? कहना सर प्यूरिन में। वापस से एक एरो इधर से, प्यूरिन जो है वो वापस से किस में चेंज हुआ? प्यूरिन में। तो जब प्यूरिन प्यूरिन से चेंज होता है, प्यूरिन प्यूरिन से चेंज होता है, और यहां देखो प्रिमिडीन जो है वो किस में चेंज हुआ? प्रिमिडीन में। वापस से प्रिमिडीन किस में चेंज हो गया है? वापस से चेंज किस में हो गया? प्रिमिडीन में। और प्रिमिडीन प्रिमिडीन में बदल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या लिखा बेटा? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहते हैं। तो बिंदु उत्परिवर्तन में ट्रांजिशन क्या होता है कि प्यूरिन प्यूरिन से, प्रिमिडीन प्रिमिडीन से अगर बदलते हैं, क्षार युग्म जो होते हैं बदलते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल क्षार युग्म जब बदलते हैं उनको बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन। अब बात आती है कि सर प्यूरिन जो है, प्यूरिन जो है, ये प्यूरिन जो है वो किस में चेंज हो गया? पिरिमिडीन में। यहां एरो लगाया। और पिरिमिडीन जो है वापस किस में चेंज हो गया? प्यूरिन में। यहां पर भी सेम, प्यूरिन जो था वो पिरिमिडीन में चेंज, और जो पिरिमिडीन है वो किसमें? प्यूरिन में चेंज। जब इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, प्यूरिन पिरिमिडीन में जा रहा, पिरिमिडीन प्यूरिन में जा रहा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्जन। क्या नाम बोलते हैं उसको हम लोग? ट्रांसवर्जन। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता? डीएनए के एक क्रियात्मक खंड के जो डीएनए होते हैं, उस डीएनए के किसमें? एकल क्षार युग्म में जब परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा? बिंदु उत्परिवर्तन। ये जो बिंदु उत्परिवर्तन होता है ना, वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला हमने क्या बोला? ट्रांजिशन, और दूसरा हमारा क्या? ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन में क्या होता है? याद रखना, प्यूरिन प्यूरिन पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ बदलेगा। लेकिन जैसे ही बात आई किसकी? ट्रांसवर्जन की, अब क्या होगा? प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन के साथ, और पिरिमिडीन जो है वो किसके साथ? प्यूरिन के साथ चेंज होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कहेंगे इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। चले हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा बेटा? हमने जीन उत्परिवर्तन पढ़ा। जीन उत्परिवर्तन जब क्या होता है? जब किसी क्रियात्मक खंड के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में क्या हो जाता है? अचानक उत्परिवर्तन आता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन उत्परिवर्तन। ये कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। पहला हमारा क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? एकल क्षार युग्म में परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, दो होते हैं। प्यूरिन प्यूरिन पिरिमिडीन पिरिमिडीन प्यूरिन पिरिमिडीन पिरिमिडीन प्यूरिन, ऐसे चेंज होते हैं। जब पहले वाला चेंजमेंट है वो ट्रांजिशन दर्शाया, दूसरे वाला जो चेंजमेंट वो क्या दर्शाता है? ट्रांसवर्जन। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है क्या? बिंदु उत्परिवर्तन का कारण। चलिए बेटा, अब अगले में क्या लिखा? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखो अभी तक जो हो रहा था वो एकल क्षार अनुक्रम में चेंजमेंट हो रहा था। अगली जो लिखा उसमें क्या लिखा? डीएनए या न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में एक से अधिक, बेटा एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारकों के निवेश या विलोपन से डीएनए अनुक्रम में के रीडिंग फ्रेम में क्या आता है? परिवर्तन। सुनना फिर से, जो डीएनए होता है उनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम बनता है। इस अनुक्रम में एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारकों, एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारकों मतलब वही एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, नाइट्रोजन क्षारकों के निवेश, निवेश का मतलब इन्वेस्ट होना, आ जाना, या विलोपन या फिर डिलीट हो जाना, एक आध नाइट्रोजन क्षार का गायब हो जाना, कह रहे उसके कारण क्या होता है? डीएनए अनुक्रम के रीडिंग मतलब पढ़ने में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा पढ़ने में। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फ्रेम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। मतलब जो डीएनए होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और इस न्यूक्लियोटाइड में का होता है कि नाइट्रोजन क्षार, एक से अधिक नाइट्रोजन क्षार युग्मकों का होता है बेटा निवेश, या तो आ जाएंगे या फिर विलोपित हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब डीएनए के अनुक्रम को हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के समय में उसके फ्रेम में हमें कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेगा? परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन उत्परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब देखो जहां एग्जांपल से मैंने दर्शाने की कोशिश की, हालांकि ये नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम है नहीं,
पर ये दर्शाने की। मान लेते ये डीएनए का कोई अनुक्रम है, क्या लिखा मैंने, RAM हैज RED कैप, ऐसे लिखा, राम हैज रेड कैप, ऐसे मैंने लिखा। फिर इसके बाद मैंने देखा कि राम हैज रेड कैप जो लिखा था, इसमें हैज और ये अनुक्रम है, किसका मान लेते हैं, माना हमने क्या माना, ये डीएनए का क्या है, अनुक्रम है। इसके बीच में यहां देखो ये क्या आ गया, बी। अब पढ़ो जरा इसको, क्या बोलेंगे, राम हैज वी रेड कैप। तो भैया ये काम हो गया, कहना सर ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये विनिवेश हो गया है, क्या हो गया है, ये हमारा हो गया विनिवेश, सॉरी निवेश बेटा इसको बोलते, क्या बोलते हैं, निवेश हो गया है, ये क्या हो गया है, निवेश। इन्वेस्ट हुआ, क्या आ गया, वी आ गया। हैज और रेड के बीच में क्या आ गया है, वी आ गया है। तो इन्वेस्ट हुआ, और इन्वेस्ट हुआ है जब, तो इसके रीडिंग, इसको पढ़ने में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वापस से बात करते हैं, एक और लिखा मैंने, अब की बार एक और बढ़ा दिया, बी के बाद अब क्या आ गया, आई आ गया। अगले वाले मैंने क्या कर दिया, बी के बाद क्या कर दिया, जी कर दिया। तो अब यहां पर आप देखो, यहां एक बदला, यहां दो हो गए, यहां कितने हो गए, तीन, और जुड़ गए हैं तीनों के तीनों में क्या हुआ है, विनिवेश हुआ है। नाइट्रोजन क्षार नए ऐड हो गए हैं, कुछ नाइट्रोजन क्षार, एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारकों का विनिवेश कुछ नए ऐड हो गए हैं, जिसके कारण जो डीएनए के अनुक्रम को हम पढ़ रहे थे, अब वो पढ़ने में क्या हो गए हैं, परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है, और इसको हमने क्या बोला, उत्परिवर्तन। लेकिन कौन सा वाला नाम है, क्या, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। अब मान लो इनमें से कुछ गायब हो जाए, इनमें से मान लो यहां से आर गायब हो जाए, यहां से ई गायब हो जाए, यहां से डी गायब हो जाए, तो हमारा क्या बचेगा, राम हैज कैप। तो ये जो गायब, एक डीएनए, एक डीएनए है ना, एक डीएनए है जिसके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में, जो न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है, जो अनुक्रम है, उस अनुक्रम के जो नाइट्रोजन क्षार है, उन नाइट्रोजन क्षार में क्या हो जाए बेटा, कहना सर नए आ जाए, नए आ जाए, या फिर कुछ डिलीट हो जाए, गायब हो जाए, जिसके कारण उसका रीडिंग करने में, उसको पढ़ने में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा उत्परिवर्तन बेटा, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। चलो इसकी अगले वाले पॉइंट से बात करते हैं। अब दूसरे प्रकार के, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको दो प्रकार का पढ़ाया था, यहां देखो इस जगह क्या क्या पढ़ाया, ये देखो जीन उत्परिवर्तन मैंने समझाया आपको भैया कि एकल जीन में उत्परिवर्तन आता है, नए नए एकल जीन, जब एक युग्म में, एक क्षार के युग्म में परिवर्तन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्यूरिन प्यूरिन के साथ या फिर प्रिमिडीन प्रिमिडीन के साथ चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। और अगर प्यूरिन प्रिमिडीन के साथ और प्रिमिडीन प्यूरिन के साथ चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन। प्यूरिन प्रिमिडीन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में क्या होता है, कह रहे में क्या होता है, कुछ ना कुछ नए क्षारक युग्म क्या होते आ जाते हैं, एक या एक से डिलीट हो जाए, हट जाए, विलोपित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब जो बात करने वाले हैं वो किस पे बात करने वाले हैं, गुड्स। यहां देखो क्या लिखा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्या लिखा, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की या तो संख्या बदलेगी, या क्या बदलेगी, स्थिति बदलेगी, या क्या बदलेगी, उसकी संरचना। जो गुणसूत्र है, अब भैया वो गुणसूत्र हमारे ये गुणसूत्र ही तो है, कह रहे इन गुणसूत्र की संख्या बदल जाए, इन गुणसूत्र की संरचना बदल जाए, इन गुणसूत्रों की स्थिति बदल जाए, जिसके कारण भैया सूत्रों में यदि कुछ बदलाव आ जाए, या वो 47 हो जाए तो संख्या परिवर्तित हुई, उनकी संरचना चेंज हो जाए या फिर उनकी स्थिति चेंज हो जाए, तो जिसके कारण कोशिका में कुछ ना कुछ बदलाव तो दिखेंगे ना। वही सेम बात कर रहा बेटा, कह रहा गुणसूत्रीय परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या स्थिति संरचना में क्या आ जाए, परिवर्तन के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब यहां समझो गुणसूत्रीय परिवर्तन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला हमने क्या लिखा, संरचनात्मक, दूसरा क्या है, संख्यात्मक।
संरचना चेंज होगी तो संरचनात्मक, संख्या चेंज होगी तो संख्यात्मक।